नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुनिया के टॉप 6 फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से आप सबको जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर देखने को मिलेंगे वे लगभग सभी सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी नेवी की जो फायर पावर है उसको कहीं गुना बढ़ा देता है। और यूएस अब तक अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ही अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर रहा है और साथ में ये छोटे से देश को पूरी तरह से बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। भले ही सबमरीन से आज की तारीख में इनको एक निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों जो फ्यूचर में एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल किए जाएंगे उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। और आज के समय में भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वे सबमरीन के लिए इतना ज़्यादा भी इजी टारगेट नहीं होते हैं, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर लगभग आप कह सकते हैं कि पूरी नेवी के साथ चलता है, जिसमें डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और साथ में सबमरीन भी सपोर्ट के लिए होती है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए काफ़ी सारे जो है इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आप सबको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों नंबर 6 पर यहाँ आ जाता है INS विशाल। तो देखिए दोस्तों ये भारत का प्रोजेक्ट है और साथ में हमारी जो सरकार है उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए जो है हरी झंडी दे दी है, यानी कि इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। और साथ में जो इंडियन नेवी है वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डिमांड करती आई है। लेकिन दोस्तों हमें चाइना को भी यहाँ पर चैलेंज करना है और इतने बड़े इंडियन ओशन को भी कंट्रोल करना है। लेकिन बजट की समस्याओं को देखते हुए अभी के लिए इस प्रोजेक्ट को आप कह सकते हैं कि डिले कर दिया गया है। और इसे देखते हुए यहाँ पर जो हमारी सबमरीन फ्लीट है उसको मजबूत करने का फैसला किया गया है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को इंडिया ने पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया है कि इसको अब हम कभी भी नहीं बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये आप कह सकते हैं कि पोस्टपोन्ड हुआ है। इसके बाद इसके ऊपर काम तो किया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा लेट काम किया जाएगा। और साथ में अगर इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस को देखा जाए तो ये लगभग 65,000 टन वजनी एक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और साथ में लगभग 55 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को ये कैरी करने में सक्षम होगा, जिसमें मेनली हमारे जो टेडबीएफ एयरक्राफ्ट है उनको शामिल किया जाएगा। और जो हेलीकॉप्टर्स हैं और UCAV जो हम स्टेल्थ UCAV बना रहे हैं उनको भी इसके ऊपर से ऑपरेट किया जा सकेगा। साथ में इसमें कैटोबार सिस्टम का यूज़ किया जाएगा और ये कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। तो भारत में ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट है, बहुत से लोगों का यहाँ पर सवाल रहता है कि भारत उस प्रोजेक्ट को डिले क्यों कर रहा है या हम फलाने प्रोजेक्ट को क्यों डिले कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों भारत में जो प्रोजेक्ट डिले होते हैं उनका 70% कारण जो है वो हमारा डिफेंस बजट होता है। तो बजट के कारण ये जितनी भी समस्याएं हैं ये हमको फेस करनी पड़ती है। तो इसी का एक ही इलाज है कि हमारी इकोनॉमी जल्द से जल्द अच्छी स्पीड से ग्रो करे। तो दोस्तों इसके बाद नंबर 5 पर यहाँ आ जाता है फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर। तो देखिए दोस्तों आज भी केवल अमेरिका के बाद फ्रांस ही एक ऐसा देश है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल करता है, जबकि दोस्तों रशिया, UK और चाइना अपने आप को सुपर पावर होने का दावा करते हैं। तो इस सब के बाद अगला एयरक्राफ्ट कैरियर भी फ्रांस का न्यूक्लियर पावर्ड होगा और इसके बाद इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 75,000 टन तक होगा, यानी कि INS विशाल से भी ये 10,000 ज़्यादा होगा। और दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो लगभग 50 किलोमीटर पर आवर के पास होगी और रेंज जो है वो अनलिमिटेड होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। तो 20 से 25 साल तक ये कहीं भी बड़ी आसानी से ट्रैवल कर सकता है। और ये भी कैटोबार सिस्टम से लैस होगा और ये लगभग 32 जो फ्रांस नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है उनके लिए इसे जो है डिज़ाइन किया जा रहा है। साथ में इसके ऊपर से राफेल M और जो फ्रांस एक और UCAV बना रहा है उसको भी यहाँ से इस्तेमाल किया जाएगा। और 3E2D जो हॉकाइस है उनको भी यहाँ से इस्तेमाल किया जाएगा। तो यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट कैरियर फ्रांस का होने वाला है। हालांकि दोस्तों इनका एक और प्लान था, लेकिन उस प्रोजेक्ट को आप कह सकते हैं इन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो बहुत से लोग भारत की टाइमलाइन को देखते हैं कि हमारी जो टाइमलाइन है उसको देखकर क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो देखिए दोस्तों सिक्योरिटी के मामले में ये सही भी है, क्योंकि क्रिटिसाइज़ करना यहाँ पर बनता है, लेकिन चीज़ें हमें ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ती है। लेकिन फ्रांस के पास तो अच्छी खासी टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन फ्रांस का जो अगर आप इसकी जो टाइमलाइन देखते हैं तो आप कहेंगे कि ये भी इंडिया से मैच करती है।
तो ये इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 2025 से 26 में शुरू किया जाएगा और 2035 से 36 में इसके जो सी ट्रायल हैं वे शुरू होंगे और इसके बाद 2038 में जाकर के ये उनकी जो नेवी है उसमें शामिल होगा। और 2018 में फ्रांस ने इसके लिए केवल अभी तक 40 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो एलोकेट किए हैं ताकि इसकी जो स्टडीज़ हैं उनको किया जा सके। तो दोस्तों आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया का सिस्टम कैसा चलता है। तो इसके बाद नंबर 4 पर यहाँ पर आ जाता है चाइना का टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर। तो देखिए दोस्तों, चाइना इस एयरक्राफ्ट को बड़ी तेज़ी से बना रहा है और साथ में 2023 से या 24 तक इसे वे कमीशन भी करना चाहते हैं। और चीन के पास रिकॉर्ड है कि वे 26 मंथ में एक एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये 85,000 टन तक भारी भरकम होगा और साथ में ये कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और इसे चाइना का किटी हॉक एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जाता है क्योंकि वो भी सेम क्लास में है और साथ में वो 90 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है। तो ये भी लगभग 70 to 80 एयरक्राफ्ट को ले जाने में सक्षम होगा, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। लेकिन चीन के लिए एक सबसे बड़ी समस्या ये है J-15 और J-31। तो देखिए दोस्तों, चीन इसके ऊपर एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को यूज़ करना चाहता है जो कि उनके पास J-31 के रूप में मौजूद है। तो J-31 और J-15 में यहाँ सबसे बड़ी समस्या उनकी परफॉर्मेंस और उनके वेट को लेकर है। तो चीन यहाँ पर एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और साथ में J-31 में उसके इंजन, एवियोनिक्स, वेपन्स की यहाँ पर समस्या है, तो उनको भी वो सोल्व करने में लगा हुआ है ताकि उसे एक परफेक्ट कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट बनाया जा सके। तो दोस्तों इसके बाद अगला जो एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाता है वो है स्ट्रॉम एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इसे प्रोजेक्ट 23,000E के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूरी तरह से एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 लाख टन होगा और साथ में ये न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और इसकी जो स्पीड है वो 56 किलोमीटर/आवर तक होगी। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये अब तक का सबसे ज़्यादा एडवांस और यूनिक एयरक्राफ्ट कैरियर आप इसे कह सकते हैं क्योंकि रशिया इसके ऊपर S-500 जैसे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करेगा। तो किसी भी तरह की जो मिसाइल है वो चाहे क्रूज मिसाइल हो या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल भी हो या बैलिस्टिक मिसाइल हो, तो उसे इसको टारगेट करना एकदम से आप कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल टाइप होगा। और साथ में जो S-500 है वो हाइपरसोनिक वेपन्स को भी गिराने में सक्षम है। तो दोस्तों ये लगभग 100 एयरक्राफ्ट को कैरी करने में सक्षम होगा। तो ये जो रशियन नेवी है उसकी जो पावर है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज करने वाला है। और साथ में रशिया का यहाँ पर प्लान है कि वे 2027 तक रशिया को दोबारा से यहाँ पर एक मिलिट्री सुपर पावर के तौर पर खड़ा करेंगे और रशियन नेवी इसके ऊपर MiG-29 को ऑपरेट करेगी। और साथ में उनका प्लान है कि वे सुखोई Su-57 को भी इसके लिए जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद आप सबको पता है कि रशिया जैसे कि भारत का टेडी बियर प्रोग्राम है उसी की तरह और रूस की जो मिखोयान है वे एक और नया यहाँ पर कैरियर बेस्ड फाइटर जेट बनाने में लगे हुए हैं। और इसके बाद रशिया सुखोई 33 को यहाँ से अपने बेड़े से निकाल देगा जो चाइना का J-15 है वो इसी की कॉपी है। और साथ में दोस्तों ये फ्लैट डेक वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। तो यहाँ से जो फाइटर जेट हैं वे अपने पूरे पेलोड के साथ यहाँ से टेक ऑफ कर सकेंगे। और 2018 में रशिया का प्लान था कि वे इसे 10 साल में यानी कि 2028 या 29 तक इसे वे ऑपरेशनल कर लेंगे। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि कोविड के चलते और रशियन इकोनॉमी के चलते ये डिले हो सकता है, तो इसकी जो टाइमलाइन है वो 2030 तक जा सकती है। तो दोस्तों इसके बाद अगला एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर आ जाता है टाइप 004। तो ये भी चाइना का सुपर कैरियर होगा और ये 1 लाख टन से ज़्यादा वजनी हो सकता है। और साथ में जो टाइप 003 है उसकी तरह ये कन्वेंशनल ना होकर के एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। तो ये पूरी तरह से जो अमेरिकन फ्लीट्स है उनको टक्कर देने के लिए यहाँ पर बनाया जाएगा और ये 70 से 100 एयरक्राफ्ट को जो है लेकर चलेगा, जिसमें J-15, J-31 और साथ में जो UCAV है, हेलीकॉप्टर्स है और पॉसिबल हो सका तो यहाँ पर चाइना J-20 को भी यहाँ पर डिप्लॉय करने की कोशिश करेगा। और चाइना इसके ऊपर से जो KJ-600 अवॉक्स है उनको भी इस्तेमाल करना चाहता है और चाइना इसे इस दशक के बीच में या फिर 2027 तक ऑपरेशनल कर लेगा। और इसके ऑपरेशनल होते ही जो चाइना की रैंक है एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में वो सेकंड हो जाएगी उस समय तक, क्योंकि चाइना के पास ही सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होंगे अमेरिका के बाद। और चाइना का प्लान ये भी है कि वे 2030 तक 5 से 6 और साथ में 2050 तक 10 एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल करेंगे। तो ये US और भारत दोनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, खास तौर पर भारत के लिए।
तो दोस्तों इसके बाद अगला जो नंबर 1 एयरक्राफ्ट कैरियर होगा यहाँ पर वो है डोरिस मिलर। तो देखिए दोस्तों अब तक यूएसए सबसे ज़्यादा एडवांस सुपर कैरियर को इस्तेमाल करते आया है, जो कि लगभग 1 लाख वजन के आसपास और साथ में सुपर कैरियर न्यूक्लियर पावर्ड और कैटबार सिस्टम से लैस रहते थे। तो अभी के जो मौजूदा इनके पास सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है उनको ये आने वाले समय में 10 नए और सुपर कैरियर से रिप्लेस कर देंगे। तो वे भी जो सुपर कैरियर होंगे वे भी 1 लाख टन वजन से अप ही होंगे और इन एयरक्राफ्ट को अमेरिकन न्यूपोर्ट न्यू शिप बिल्डिंग बनाएगी और ये लगभग 90 प्लस एयरक्राफ्ट को कैरी करने में सक्षम होगा और ये न्यूक्लियर पावर्ड होगा, अनलिमिटेड रेंज के साथ आएगा और इसके ऊपर अमेरिका F-35 को यूज़ करेगा और हो सकता है कि जो अमेरिकन नेवी का FA-XX प्रोग्राम है उसको भी वे इसके ऊपर से इस्तेमाल करें। तो ये हेलीकॉप्टर्स अवॉक्स UCAV को कैरी करेगा और इसके ऊपर से जो यूएसए की हाइपरसोनिक वेपन्स और साथ में डेव्स को भी यहाँ पर तैनात करने की मंशा है कि वे उसके ऊपर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को भी इस्तेमाल करेंगे। और 2026 में इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू होगा और 2029 तक वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद सारे टेस्ट कंप्लीट होने के बाद 2032 तक ये अमेरिकन नेवी में शामिल हो सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप टाइमलाइन को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।